हेलो डियर फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है विकी सर क्लासेस के अंदर फिर से। और आज का जो चैप्टर रहने वाला है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक से, चैप्टर नंबर 7 है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काफी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग वे में इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा क्या एनवायरनमेंट क्या है। तो देखिए, हमारे आसपास जो भी कुछ आप देख रहे हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वही क्या बन जाता है, एनवायरनमेंट। अब ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि लिविंग को हम बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग को हम एबायोटिक बोलते हैं। यानी लिविंग प्लस नॉन लिविंग या बायोटिक प्लस एबायोटिक को मिला दें तो ये सब मिलके क्या बन जाता है, एनवायरनमेंट बन जाता है। अब लिविंग या बायोटिक एग्जांपल्स आप यहाँ पे साफ देख रहे हैं, प्लांट्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, फिशरीज हो गया, ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए, बायोटिक या लिविंग के हो गए। वहीं हम देखें नॉन लिविंग की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, एयर की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, लैंड की बात करेंगे, या सनलाइट की बात करेंगे, या मिनरल्स की बात करेंगे, ये नॉन लिविंग के अंदर आ जाएंगे। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये रिसोर्सेज का फर्दर डिवीजन है, एक तरह से और भी होता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जो हम इस बिना किसी डर के साथ यूज कर सकते हैं, यानी कि वो रिन्यू होते रहते हैं, तो रिन्यूएबल हो गए। और जो रिन्यू नहीं होते हैं वो क्या हो गए, नॉन रिन्यूएबल हो गए। तो बिल्कुल क्लियर है, रिन्यूएबल कौन सा है, कैन बी यूज विदाउट डिप्लीशन, हमने यूज कर सकते हैं उनके खत्म हुए बिना। लेकिन नॉन रिन्यूएबल जैसे कि एग्जांपल देख रहे हैं कोल और पेट्रोलियम, इनको हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल क्लियर है, बायोटिक प्लस एबायोटिक को मिला दीजिए, बन गया एनवायरनमेंट। और रिसोर्सेज का डिवीजन फर्दर एक और तरह से होता है, रिन्यूएबल और नॉन नॉन रिन्यूएबल, वो आपको क्लियर है। ओके जी, आगे देखिए। अब जरा बात करें कि एनवायरनमेंट करता क्या है, या एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या है, या जाए आपको एनवायरनमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है, तो बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या एनवायरनमेंट में रिसोर्स प्रोवाइड करता है। अब रिसोर्स आप एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। लेकिन जो भी रिसोर्सेज हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या गया, फर्स्ट फंक्शन क्या गया है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। अब सेकंड फंक्शन क्या रहा है, हम देखिए कंजम्पशन और प्रोडक्शन, प्रोडक्ट हम जो भी कंज्यूम करते हैं या हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं, तो कंजम्पशन एक्टिविटी और प्रोडक्शन एक्टिविटी से हम लोग वेस्ट जनरेट करते हैं। तो ये जो वेस्ट है ये एनवायरनमेंट अपने अंदर समाहित कर लेता है, एसिमिलेट कर लेता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, एनवायरनमेंट कितना वेस्ट एसिमिलेट करेगा इसकी एक कैपेसिटी है, और इस कैपेसिटी को ही बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। एनवायरनमेंट कितना वेस्ट अपने अंदर समाहित कर सकता है, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो ये हमें ध्यान रखना है, हम कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी के थ्रू उतना ही वेस्ट जनरेट करें जितना एनवायरनमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एनवायरनमेंट क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, लाइफ सस्टेन, यानी एनवायरनमेंट की वजह से ही लाइफ है। अब देखिए सन एयर वाटर, अगर ये कुछ नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। तो लाइफ सस्टेन, सस्टेन्स लाइफ, बहुत अच्छा फंक्शन है ये किसका, एनवायरनमेंट का। फंक्शन नंबर 3, सस्टेन्स लाइफ। और फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हैं, एस्थेटिक सर्विसेज। अब देखिए हम कह रहे हैं जो रिवर्स हैं, जो ओशंस हैं या हिल स्टेशन हैं, ये एनवायरनमेंट के अंदर ही तो आते हैं। अब आप जब एग्जाम के बाद में हिल स्टेशन पे जाएंगे, आपको कितना अच्छा लगेगा, ब्यूटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो एनवायरनमेंट में ब्यूटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ब्यूटी में सुंदरता सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो 4 फंक्शन हो गए। सबसे पहले क्या कर रहा है, वो रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, फिर वेस्ट को समाहित कर रहा है अपने अंदर, फिर सस्टेन्स लाइफ, लाइफ को सस्टेन कर रहा है, और एस्थेटिक सर्विस यानी कि ब्यूटी सर्विस यानी सुंदरता सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। ओके जी, फिर देखिए आगे चलेगा चैप्टर लेके, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है कैरिंग कैपेसिटी। अभी मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है, एनवायरनमेंट की एक क्षमता है कि वो किस क्षमता तक वेस्ट को अपने अंदर समाहित कर सकता है, यही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एनवायरनमेंट की, है ना। फिर एक चीज आती है कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी का मतलब दो बातें हैं। एक तो क्या, देखिए रिसोर्स हम कह रहे हैं, हम रिसोर्स कैसे होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो लगातार रिन्यू होते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितने रिसोर्स रिन्यू हो उससे कम रिसोर्स हम एक्सट्रैक्ट करें। तो क्या करें, रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कम होना चाहिए, किससे, रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन, रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। यानी अगर हम कहें कि धरती के अंदर 110 रिसोर्स रीजनरेट हो रहे हैं, तो 110 से कम हमें निकालने होंगे, हमें 100 रिसोर्स निकालने होंगे, या हमें 90 रिसोर्स निकालने होंगे। अगर धरती के अंदर 110 रिसोर्स बन रहे हैं और 110 ही हम निकाल रहे हैं, तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। तो सीधी बात है, पहली बात, कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाइज दो बातें हैं, टू थिंग्स। फर्स्ट क्या, कि जो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन है वो कम होना चाहिए रिसोर्स के रीजनरेशन से।
रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन लेस देन होना चाहिए किसे, रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। और दूसरी बात क्या, जितना भी हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर ही होना चाहिए। वेस्ट का जनरेशन एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर ही होना चाहिए। अगर हम वेस्ट उससे ज्यादा जनरेट करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आपके मन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सर ये दो बातें नहीं होंगी तो क्या होगा, तो होगा एनवायरमेंटल क्राइसिस। क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल क्राइसिस। और अगर एनवायरमेंटल क्राइसिस होगा डियर, तो आप ध्यान रखेंगे एनवायरमेंट अपना जो थर्ड फंक्शन है सस्टेन्स लाइफ वाला वो नहीं कर पाएगा। अगर एनवायरमेंटल क्राइसिस हुआ यानी कैरिंग कैपेसिटी की दो बातें, एक तो पहली वाली कौन सी, कैरिंग कैपेसिटी के अंदर हमने देखा, हमने दो बातें आई। कैरिंग कैपेसिटी के अंदर कितनी बातें आई, दो बातें आई। एक क्या कि रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन रेट कम होना चाहिए रिसोर्स के रीजनरेशन रेट से, और हमें वेस्ट उतना ही जनरेट करना चाहिए जो एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर आए। तो अगर ये दो बातें नहीं होंगी तो एनवायरमेंटल क्राइसिस होगा, और अगर एनवायरमेंटल क्राइसिस होगा तो एनवायरमेंट अपना थर्ड फंक्शन सस्टेन्स लाइफ वाला नहीं कर पाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। अब देखिए, तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट आता है, द ग्रेट रिवर्सल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब देखिए पहले क्या था, हम देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। यानी जब हम लोग स्टार्ट किया अपने जीवन को तो कंडीशन यही थी कि रिसोर्स की सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम थी। तो इस टाइम कंडीशन ठीक थी क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन बहुत कम हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, आप देख रहे हैं डिमांड बिल्कुल ज्यादा हो गया है और सप्लाई एकदम कम हो गई है। तो ये डिस्ट्रक्शन आप यहाँ पे साफ देख रहे हैं। अब इससे हुआ क्या है, वैसे हुआ क्या है, देखिए जब रिसोर्स की सप्लाई ज्यादा थी, रिसोर्स की सप्लाई ज्यादा थी तो रिसोर्स बहुतायत में उपलब्ध थे तो कोई कॉस्ट नहीं आ रही थी। लेकिन अब रिसोर्स कम हो गए तो रिसोर्स के हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढने पड़ रहे हैं, तो हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम रिसोर्स ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज के अंदर हम बहुत कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे पॉल्यूशन हो रहा है। अब इस पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ पे भी बैड इंपैक्ट आ रहा है, हेल्थ पे बैड इंपैक्ट आ रहा है तो उस पर भी हमें काफी कुछ खर्च करना पड़ रहा है। तो यानी क्या, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड का मतलब क्या है, इन जब हमने जीवन को स्टार्ट किया तो रिसोर्सेज की सप्लाई ज्यादा थी तो कंडीशन ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज कंडीशन बदल चुकी है, रिसोर्सेज की सप्लाई कम हो गई है और डिमांड ज्यादा है। इसकी वजह से इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई हो रही है क्योंकि रिसोर्सेज के हमें नए नए रिसोर्स ढूंढने पड़ रहे हैं, उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढने पड़ रहे हैं, उसमें बहुत खर्च हो रहा है। और जो सप्लाई जब रिसोर्सेज की कम है तो हम ज्यादा यूज कर रहे हैं रिसोर्स, उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो हेल्थ पे बैड इंपैक्ट आ रहा है, तो हेल्थ केयर के लिए भी बहुत कुछ खर्च करना पड़ रहा है। तो अगर क्वेश्चन आपको आएगा कि रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड, तो इसमें आपको यही लिख करके आना होगा। ओके, फिर देखिए अब दो बातें आपको और समझनी है बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग। अगर देखिए एनवायरमेंटल क्राइसिस होगा तो इसके पीछे रीजंस क्या आ रहे हैं, एक तो ग्लोबल वार्मिंग है और एक क्या है, ओजोन डिप्लीशन। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन। अब अगर हम पहले ग्लोबल वार्मिंग को समझना चाहें तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इंक्रीज इन एवरेज अर्थ और ओशन टेम्परेचर। अर्थ का ओशन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, वही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए है क्या, बेसिक होता क्या है, होता ये है कि ये मान लीजिए सन है, यहाँ पे यहाँ सन है और ये हमारी अर्थ है। अब होता ये है कि सन से रेज आती हैं, सन से क्या आती हैं डियर, सन से आती हैं रेज। ये रेज आई और ये रेज फिर ऊपर गई, है ना, ये रेज आई, ये रे ऊपर गई। ऐसी एक और रे आई और एक और रे ऊपर गई, एक रे आई और ये रे ऊपर चली गई। तो होता यह है कि जब सन से दिन में रेज आती हैं, शाम को वो लौट जाती हैं। लेकिन दिक्कत कहां पे है, दिक्कत यहां पर है कि ये जो रेज है डियर, ये जो रेज हैं ये ऊपर नहीं जा पाती जब। अब होता क्या है, जो ग्रीन हाउस गैस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, वो एनवायरनमेंट में एक लेयर बना लेते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि जब ये रेज आती हैं, जब ये सन की रेज आती हैं तो आ तो जाती हैं, लेकिन इस लेयर से टकरा के यहीं रुक जाती हैं। ये रे आई लेकिन रे यहीं रुक गई, रे आई लेकिन रे यहीं रुक गई, तो ये रे ऊपर नहीं जा पाई। तो इससे क्या होता है, जो अर्थ है उसका एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो आपको कहानी समझ में आई होगी कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस गैस की वजह से
सन से रेज आती तो हैं लेकिन वो शाम को ऊपर नहीं जा पाती, तो शाम को वो यहीं रह जाती हैं। जब शाम को यहीं रह जाती हैं तो यहाँ पे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो सवाल ये है आपके, अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो क्लियर है कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन क्या हो गया, ग्रीन हाउस गैसेज हो गया। अब ग्रीन हाउस गैसेज में कौन सी आ रही हैं, CO2 की बात करते हैं हम। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे CO2 की बात करेंगे, मीथेन की बात करेंगे, ओजोन की बात करेंगे। यानी ग्रीन हाउस गैसेज में CO2 आती है, मीथेन आती है, ओजोन आती है, ये आपको याद रखना है। फिर खाली ये कारण नहीं है, अगर हम कोल और पेट्रोलियम को जलाएंगे इसकी वजह से भी क्या होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर। फिर डिफॉरेस्टेशन, अगर हम डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटते हैं तो कार्बन एनवायरनमेंट में आ जाएगा, और पेड़ क्या होते हैं, कार्बन को इनहेल कर लेते हैं। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो कार्बन इनहेल नहीं होगा, तो क्या होगा, वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक कारण आ गया ग्रीन हाउस गैसेस, जिसके अंदर CO2, मीथेन, ओजोन आ रही है। फिर क्या हो गया, कोल और पेट्रोलियम को बर्न करना, और फिर क्या आ गया है, डिफॉरेस्टेशन। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, अगर ये ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या क्या इसके प्रभाव आएंगे। तो देखिए, आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा, जो कोस्टल फ्लडिंग होगी इससे। फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, यानी गर्म हवाएं और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और इससे क्या होगा, स्प्रेड ऑफ ट्रॉपिकल डिसीजेस, मलेरिया, डेंगू, ये सारी जो गर्मियों की डिसीज होती हैं ये भी सारी आ जाएंगी। तो क्या होगा, आइस मेल्ट होगा, कोस्टल फ्लडिंग होगी, स्ट्रॉन्गर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होगा, स्प्रेड ऑफ ट्रॉपिकल डिसीजेस होगा। यानी सारी बातें लिंक आ रही हैं, है ना। अगर आइस मेल्ट होगा तो कोस्टल फ्लड होगा, अगर हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्गर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होंगी, गर्म हवाएं तेज होंगी, तो फिर गर्मी की बीमारियां होंगी। इस तरह आप करेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा लिंक करके। ओके जी, फिर देखिए वही बात करते हैं किसकी, ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन मींस क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मींस छेद होना, किसमें, ओजोन लेयर के अंदर। अब आपको पता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन लेयर है और उसमें अगर डिस्ट्रक्शन होगा उसे क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। इसको भी मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बेसिक होता क्या है। देखिए, ये हमारा अर्थ है। अब अर्थ के सराउंडिंग अस एक ओजोन लेयर है। क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर करती क्या है, जब सन से रेज आती हैं, जब सन से रेज आती हैं तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी होता है। लेकिन ये जो यूवी रेज हैं, ये जो ओजोन लेयर है डियर, ये जो ओजोन लेयर है ये इन रेज को अंदर नहीं आने देता। ये जो ओजोन लेयर है, ये जो ओजोन लेयर आप देख रहे हैं, ये इन रेज को अंदर नहीं आने देता और ये यहीं पे रुक जाती हैं। यानी ओजोन लेयर की वजह से ये जो रेज, यूवी रेज हैं, ये यहीं रुक जाती हैं। अब दिक्कत कहां पे है कि इन जो ह्यूमन है उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है। अब मान लो यहाँ पे ओजोन लेयर नहीं है, तब तो क्या होगा, ये रेज क्या होंगी, तब क्या होगा, ये रेज आगे आएंगी, ये रेज आगे आ जाएंगी, और यूवी रेज अगर आ जाएंगी अर्थ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ओजोन डिप्लीशन बेसिक है क्या, ओजोन लेयर में, ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन ही क्या है, ओजोन डिप्लीशन है। और ये करता क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज से, सन से जो आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे हमें बचाता है। ओके जी, तो देखिए अब यहां पर क्या आपको देखना है कि ओजोन डिप्लीशन की हम बात करें तो ये बात समझ में आई गई। अब ये ओजोन डिप्लीशन हो क्यों रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, ये एक होता है यहां पर CFC और एक है BFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स। और ये CFC किसमें होता है, ये कूलिंग सब्सटेंसेस में होता है, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में। और जो BFC है वो किसमें होता है, ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। तो CFC और BFC की वजह से ये ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, CFC और BFC। हेलो कार्बन ही होते हैं, लेकिन CFC BFC आप विशेष रूप से याद करके आएंगे। CFC मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, BFC मींस ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स। और CFC किसमें होता है, ये कूलिंग सब्सटेंसेस में होता है, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में होता है। और BFC किसमें होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे आपने देखा ना स्कूल वगैरह में होते हैं, जगह जगह लाल सिलेंडर रखे होते हैं, या शॉप पे या किसी मॉल में देखे होंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, BFC होता है। ओके, हेलो कार्बन किसमें होता है, जो हम डीओ वगैरह करते हैं यूज, उसमें हेलो कार्बन होता है। ओके जी,
तो देखिए इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स देखिए इंक्रीज यूवी रेडिएशन इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, स्किन कैंसर होगा, और साथ साथ क्या हो रहा है कि वो हार्मिंग एक्वाटिक लाइफ, बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं जो विलुप्त हो सकते हैं, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। अब सवाल ये है कि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, क्या इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया गया? हाँ, कनाडा में एक प्लेस है मॉन्ट्रियल, कौन सा है? मॉन्ट्रियल। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में क्या किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं? एक रूल बनाना, एक रेगुलेशन बनाना, और वो क्या है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में स्टार्ट हुआ था, 1987 में। कहां पे? कनाडा के मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया, कनाडा के मॉन्ट्रियल में 1987 में। और इसका मोटो क्या था कि जो सीएफसी है उसको कम किया जाए। हाँ, इंडिया ने 1987 में इसको साइन नहीं किया था, इंडिया ने साइन किया है इसको 1992 में, ये आप ध्यान रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्टार्ट हुआ? 1987 में। इसका मोटो क्या है? अर्थ से सीएफसी को कम करना, क्योंकि सीएफसी कम होगी तो ओजोन का डिप्रेशन कम होगा। और ये ध्यान रखना है आपको कि 1987 में स्टार्ट हुआ, लेकिन इंडिया ने इसमें साइन किया 1992 में, जब इसका लंदन में हुआ था, जब इसका सेमिनार कहां हुआ था? लंदन में। तो ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया ने लंदन में साइन किया है 1992 में, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्ट कब हुआ है? 1987 में, कनाडा में हुआ है। ओके जी, तो ये भी सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, ओजोन डिप्लेशन भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए इंडियाज नेचुरल वेल्थ, अब अगर हम इंडियाज की नेचुरल वेल्थ की बात करें, बहुत कुछ हमारे पास है। देखिए फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं द डेक्कन प्लेटो। अब डेक्कन प्लेटो में जो ब्लैक सॉइल है, रिच ब्लैक सॉइल हमारे पास में है, और यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। वहीं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में स्पेस कैसे, ये बहुत, यानी कि फर्टिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। कैसी है? फर्टिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, जो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ के जो लैंड है उसके अंदर फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, और कल्टीवेशन यहाँ बहुत अच्छा होता है। फिर वही बात करें मिनरल रिजर्व, आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? बॉक्साइट है, कॉपर है, डायमंड्स है, गोल्ड है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे वर्ल्ड का 20% हमारे पास ही आयरन ओर, पूरे वर्ल्ड का 20% हमारे पास है, तो कितना रिच एरिया है। वही बात करें हमारे पास फॉरेस्ट बहुत सारा है, और फॉरेस्ट बहुत सारे होने की वजह से वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के लिए ये बहुत अच्छी बात है, एक ग्रीन कवर हमारे पास बहुत अच्छा है। तो यानी कि हम बात करें हमारे पास बहुत कुछ है। पहली बात क्या आई? पहली बात आई डेक्कन प्लेटो, यहाँ पर कॉटन की खेती, कॉटन बहुत अच्छा हो रहा है, और कॉटन अच्छा हो रहा है इसलिए टेक्सटाइल्स वगैरह अच्छी चल रही हैं। फिर इंडो गैंजेटिक प्लेट, फर्टाइल लैंड है, कल्टीवेशन हो रहा है, फिर मिनरल्स रिजर्व है इस पूरे एरिया के अंदर, फिर फॉरेस्ट भी है, वो भी काफी अच्छा है। ओके जी, फिर देखिए आगे। अब देखिए इंडियाज एनवायरमेंटल डाइकोटोमी, डाइकोटोमी कहते हैं विरोधाभास, यानी इंडिया का एनवायरमेंट जो खराब हो रहा है वो दो विरोध बातों की वजह से हो रहा है। डाइकोटोमी यानी कि दो पक्ष भी कह सकते हैं, लेकिन विरोधाभास जैसे क्या, कि एक तो इंडिया का जो एनवायरमेंट खराब हो रहा है वो गरीबी की वजह से हो रहा है, और एक अमीरी की वजह से हो रहा है। एफ्लुएंस कहते हैं अमीरी, है ना, यानी खुशी, खुशी की चाहत में। तो जो लोग अमीर हैं वो खुशी की चाहत में बहुत कुछ अपने पास रखना चाहते हैं। तो एक तो गरीबी की वजह से हो रहा है और एक अमीरी की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको कह रहा हूं विरोध बात। डाइकोटोमी क्या हो गया? विरोध बातें। तो गरीबी की वजह से क्या हो रहा है? लोग पेड़ कट करते हैं, उससे क्या होता है? एनवायरमेंट खराब होता है, क्योंकि जो लोग गरीब हैं उनके पास एलपीजी गैस तो है नहीं, तो पेड़ वगैरह कट करते हैं, उससे क्या होता है? कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का लॉस होता है। वहीं जो अमीर लोग हैं वो खुशी की चाहत में, देखिए उनको कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इसके चक्कर में फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है और पॉल्यूशन हो रहा है। तो पॉल्यूशन से भी एनवायरमेंट क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि इंडियाज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डायकोटोमी क्या है, यानी कि दो विरोध बातों की वजह से ऐसा हो रहा है। एक रीजन पॉवर्टी है और एक रीजन अमीरी है। अमीरी को क्या बोल रहे हैं? एफ्लुएंस बोल रहे हैं। तो ये भी आपको माइंड में रखना होगा। ओके, इसके बाद में देखिए सॉइल इरोजन की बात करें, अगर हम किसी बात करें सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन आपको पता ही है, जो सॉइल की अपर लेयर है वो जब हट के दूसरे स्थान में पहुंच जाती है, उसकी फर्टिलिटी का लेस हो जाता है, इसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो इसका रीजन देखिए, तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, या बहुत ज्यादा बारिश का होना हो गया, तो ये सब इसके रीजन है सॉइल इरोजन के। ये भी आप आराम से ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर बात करें पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ है 1974 में, और इसने 17 इंडस्ट्रीज को ये पिन आउट किया है कि इनकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, लेकिन क्वेश्चन कहां से आएगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब एस्टैब्लिश हुआ? तो 1974 में हुआ।
और ये AQI टूल है, ये भी आप ध्यान में रखिए कि पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए AQI टूल का हम लोग यूज करते हैं। ओके जी, फिर क्या गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट तो हो लेकिन फ्यूचर जनरेशन का लॉस नहीं होना चाहिए। यानी हम आज रिसोर्स को यूज तो करें लेकिन फ्यूचर के लिए भी रिसोर्स बचा करके हमें रखने चाहिए। हम उतने यूज करें कि हम फ्यूचर को रिसोर्स दे पाएं, जितने कम से कम पहले लोगों ने हमें दिए हैं, हम उतने रिसोर्स अपने फ्यूचर जनरेशन को भी दे पाएं। यही क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, डेफिनेशन याद कर लेंगे फटाफट से। ओके जी, फिर देखिए आगे देखें हम क्या आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो आपसे कहे कि कुछ रूल्स बताइए, एक होता है स्ट्रेटजी, एक होता है रूल्स। अगर रूल्स पे क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिख के आना होगा। तो रूल्स क्या क्या है, पहली बात तो क्या, आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन के ग्रोथ को कंट्रोल कीजिए। फिर कंट्रोल पॉल्यूशन, तो दो पॉइंट एक साथ याद हो जाएंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करो और पॉल्यूशन को कंट्रोल करो। इसके अंदर आप बड़े आराम से लिख के आ सकते हैं। ओके जी, फिर क्या है, हमने पहले पढ़ा कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब क्या है, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रिक्टली टू लेस देन रेट ऑफ रीजनरेशन। हमें जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उनका यूज, जो मैंने पहले आपको बताया कैरिंग कैपेसिटी, वही बात यहाँ पे लिख करके आनी है ना, क्या आनी है, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन मस्ट बी लेस देन रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, फिर क्या आ गया, रूल 2 क्या आ गया, सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, तो उनके सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढने होंगे। तो दो तो आ रहे हैं, एक तो पॉइंट आ गया रिन्यूएबल रिसोर्स पे, एक आ गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे, एक आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करो, और एक आ गया कंट्रोल करो पॉल्यूशन को, और लास्ट में आता है बिकम इनपुट एफिशिएंट। ये भी आप लिख के आ सकते हैं, स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं अगर आपको लेना हो। ओके जी, अब स्ट्रेटजीज, वो तो क्या थे, रूल थे, अब आ गई हैं स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज क्या क्या थे, बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करें, मिनी हाइडल प्लांट्स का यूज करें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, सोलर या विंड एनर्जी का यूज करें, क्लीनर फ्यूल्स का यूज करें यानी सीएनजी का यूज करें या एलपीजी का यूज करें, सब आप आराम से लिख करके आ सकते हैं। ओके, फिर देखिए क्या, ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करें। हमारे पास में 15,000 स्पीसीज हैं जिनसे हम मेडिकल प्लांट्स बना सकते हैं, मेडिकल दवाइयां बना सकते हैं। और क्योंकि अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें, वो फैक्ट्री बनती हैं और वो पोल्यूशन करती हैं, तो अगर हम इसको यूज करेंगे, अपने पुराने सिस्टम को यूज करेंगे, द आयुष सिस्टम को यूज करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमें जो टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स हैं या केमिकल के प्रोसेसिंग के जो पोल्यूशन एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं। फिर बायो कंपोस्टिंग मतलब क्या है, कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू नेचुरल मैन्योर, है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट को हम यूज करें, उससे हम क्या करें, हम ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज करके हम नेचुरल मैन्योर बना सकते हैं, उनको यूज करें। ओके, फिर क्या बात आ गई है, बायोपेस्ट कंट्रोल। तो देखिए बायोपेस्ट कंट्रोल यानी जो पेस्टिसाइड्स है उन्हें यूज नहीं करना है, तो किसको यूज करना है, नीम का यूज करें, या एनिमल, यहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया है वहां पे एनिमल्स को, पिकॉक को, लिजार्ड्स को, को छोड़ दें, तो अपने आप ही जो पेस्ट वाली प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल, आज की इस क्लास के अंदर हमने बेहतरीन अंदाज के साथ में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का जो चैप्टर है वो आपको कराने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो अच्छा लगा हो तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक का बटन दबा दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी।